नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिका का की फ़ॉरेन पॉलिसी और उसका जो डिक्लाइन एकदम से शुरू हो गया है, उसके क्या कारण हैं? क्यों उसका इन्फ्लुएंस लगातार कम होता जा रहा है? जो क्या कारण है कि उसके सहयोगी देश जो हैं, जैसे सऊदी अरेबिया जैसे, वो भी उससे अपनी दूरियाँ बनाने लगे। वही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे देश हैं अ, जो कि अमेरिका से हट के अपनी नीति इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे अपनी बनाने लगे। विदेश नीति अब खुद बनाएँगे जैसा कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया जो कि ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के ऊपर काफ़ी निर्भर हैं सिक्योरिटी को लेके, उसके बाद भी इस तरह की बातें साथ देखने में आ रही हैं। कारण कई एक है, एक तो सबसे बड़ा कारण जो है उसका ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी का गिरावट, इकोनॉमी में गिरावट, उसमें डिक्लाइन जो आना शुरू हुआ। सबसे पहले तो उसमें गिरावट जो आई उसके कारण था रिसेशन, यानी मंदी का दौर जब शुरू हुआ 2008 में तो उसके बाद से लगातार हमने देखा उनकी इकोनॉमी रिसेशन से बाहर तो आ गई लेकिन बहुत कमज़ोर। अब 33 ट्रिलियन अ, डॉलर का उनके ऊपर कर्ज़ा है, डेट है। समझिए हर साल उनको 2 ट्रिलियन डॉलर के डेट लेने पड़ते हैं और अब मुश्किल ये हो गई कि अब उनके डेट दूसरी कंट्रीज़ खरीद नहीं रही। वो बॉन्ड फ्लोट करते हैं और फिर उसके बाद उसमें कंट्रीज़ अपने इन्वेस्ट करती थी। सबसे ज़्यादा तो चाइना इन्वेस्टर था। अब चाइना ने जितना इन्वेस्ट किया था 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब था उनका। उसमें से काफ़ी पैसा उन्हीं ने विथड्रॉ कर लिया और लगातार विथड्रॉ कर रहे हैं। यही नहीं जापान ने भी विथड्रॉ कर रहा है, दूसरे देश भी यूरोप के और देश जो विथड्रॉ कर रहे हैं। भरोसा नहीं रह रहा है उन लोगों को, डर लगा हुआ है। तो इस तरह जो सऊदी अरेबिया ने काफ़ी पैसा अपना वहाँ पे जो इन्वेस्ट किया था बॉन्ड्स में, उसमें से भी विथड्रॉ किया है। रिसेशन को उन्हीं ने मैनेज कर लिया, लेकिन ये है कि नहीं। दूसरा उनको बड़ा अ, एक सेटबैक लगा कोविड यानी कोरोना के आने से। कोरोना के बाद तो वो सारी ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी हालत थी। देखिए जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है उतनी जल्दी उसकी क्राइसिस उतनी बड़ी क्राइसिस में आ जाती है। सऊदी अरेबिया ने देखा कि ये वहाँ पे जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, उससे वो और ये नहीं अमेरिका ने दूसरी जो थी चीज़ की, वो ये की कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाया। सेल्फ रिलायंस जिसे हम कह सकते हैं किसी हद तक उसमें और ये इसके करने से ये हुआ कि जो ग्लोबलाइज़ेशन था, फ्री ट्रेड की जो बात करते थे अमेरिका जिसकी सब ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, वो कैज़ुअल्टी हो गया, वो सब खत्म हो गया, अब ये अपने यहाँ करने लगे। और ये करने लगे, प्रेशर डालने लगे अमेरिका कि अपनी बहुत सी कंपनीज़ को कि वापस चाइना से आप इन्वेस्टमेंट वापस लीजिए या दूसरी जगहों से यहाँ पे कीजिए। ग्लोबलाइज़ेशन के शुरू होने से अ, अमेरिका को ज़रूर फ़ायदा हुआ, लेकिन दूसरे देशों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। ख़ास तौर से चाइना, इंडिया और दूसरी जगहों पे जहाँ पे अमेरिकन कंपनीज़ ने जहाँ सस्ता लेबर था, जहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ उनको मिली टैक्स में और दूसरी चीज़ों वहाँ पे जाके उन्हीं ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। चाइना का जो राइज़ है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनको इनको 2 चीज़ मिली। टेक्नोलॉजी भी साथ में लिया में मिली जो उन्हीं ने चुरा ली और या वैसे भी उन्हीं ने सीख ली और फिर उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया, उनकी सेल्स टेक्निक्स को भी समझ लिया, उन्हीं ने बहुत फ़ायदा उठाया उसका। और फिर उसके बाद ये भी था कि लेकिन हुआ ये था कि ग्लोबलाइज़ेशन से उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें बहुत बढ़ गई थी। लोगों को जॉब्स तो मिल रही थी लेकिन रेगुलर जॉब जैसे पहले मिलती थी वो नहीं मिल पा रही थी और बहुत से बड़ी संख्या में लोगों को। क्योंकि जॉब्स भी बाहर चली गई कंपनी के साथ जाते-जाते बाहर चली गई। सिर्फ़ अमेरिका जो था उसकी कोशिश ये थी कि जो हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करेगा। डिफेंस से जुड़े हुए या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए इस तरह के जो बहुत से लिस्ट है जो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाएगा। फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट ये सब चीज़ों में वो काम करेगा ना कि छोटी-मोटी कपड़े बनाना, स्टील बनाना या इस तरह की बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी जो बंद हो गई। और बंद होने का कारण ये था ग्लोबलाइज़ेशन से जो एंटरप्रेन्योर्स थे या कंपनियों के मालिक थे, उनको लगा कि भारत और चाइना में बनाने में सस्ता लेबर है, तो बेहतर काम होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा और प्राइवेट कैपिटल तो वहाँ जाता है जहाँ फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो
और वहाँ पे जाके सेट हो गए, वापस अब जाने का नाम भी नहीं ले रहे। तो ये एक बड़ी कैजुअल्टी हो गई कोविड के चलते हुए, और इकोनॉमी भी में भी गिरावट आ गई, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बेस करती है एक्सपोर्ट, बहुत बड़ा रीज़न है उसका इम्पोर्ट। तो वो एक्सपोर्ट, क्योंकि सभी देश कोविड में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती थी वही खरीद रहे थे, और ज़्यादातर मार्केट वगैरह तो सब बंद ही पड़े हुए थे, तो उसकी वजह से इकोनॉमी। तीसरी उनको एक बड़ा सेटबैक लगा यूक्रेन वॉर में। यू यूक्रेन वॉर में उन्हीं ने सोचा था कि ये वार 3 हफ्ते तक में चलेगी मुश्किल से, रशिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, रशिया की आर्मी भी कमज़ोर है इस समय, उस समय। और दूसरी चीज़ थी कि जो सैंक्शंस वगैरह लगाए थे उससे रशिया के अंदर उपद्रव मच जाएगा, पुतिन की गवर्नमेंट के खिलाफ, और रिजीम चेंज होने की पूरी संभावना उनको लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके अलग कारण हैं, हम कभी और बताएँगे। एक वहाँ पे उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा, वार खत्म होने का नाम नहीं लेती, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तकरीबन $100 बिलियन अमेरिका और यूरोप के देशों को पंप करना पड़ा, अधिकतर तो वेपन खरीद के दिए हैं उनको उन्हीं ने, और वैसे भी देना पड़ा मुल्क को चलाने के लिए, इसलिए मुल्क के पास कुछ बचा नहीं है। और अब ये हालत हो गई है कि सेना भी उनकी लड़ने के लायक बहुत ज़्यादा नहीं बची है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक। और यूरोप के जो बहुत से देश हैं वो गुरेज़ कर रहे हैं, फर्दर पैसा, बड़ी मात्रा में पैसा या वेपन देने से घबरा रहे हैं। इसलिए कि उनको अब ये बात लग गई है पूरे यूरोप और अमेरिका में, जो वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट है लोगों के बीच में, कि ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है, वो ये जंग नहीं जीत सकते। तो अननेसेसरी पैसा लगातार पंप करने से फ़ायदा नहीं है। पीस टॉक्स की बात शुरू हो गई, हालाँकि नेटो और यूरोपियन यूनियन खुल के इस बात को नहीं कहते, लेकिन ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। कहाँ तक है ये ऐसा होगा, ये मुश्किल है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ एक लॉबी है, वो ये भी कहती है कि जंग को जारी रखना चाहिए और रशिया को एंगेज करते रहना चाहिए। रशिया को एंगेज करते रहना चाहिए वॉर में। चौथा उनको सेटबैक मैं समझता हूँ कि गाज़ा में भी लग रहा है। 2 फ्रंट पे वार हो गई, गाज़ा को भी में भी इज़राइल को उनको पूरी सपोर्ट देनी है। इज़राइल उनका सबसे ट्रस्टेड एलाई है। इज़राइल की इस समय 1 महीने से ज़्यादा तीसरा महीना लगने जा रहा है। 7 तारीख को हो जाएगा, इस महीने की 7 को तीसरा महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक इज़राइल अपना वो नहीं पूरा कर पाया, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो पूरा नहीं पाया। हमास अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हमास उसी तरह से एक्टिव है। हमास भी टाइम टू टाइम इन लोग के उनको एंगेज भी करती है, इनके बहुत से टैंक्स भी तोड़े हैं और इनके लोग भी मरे हैं उसके अंदर, इस जंग के अंदर जो आए हैं। हालाँकि इन्हीं ने अधिकतर बहुत बुरी तरीके से मकानों को गिराया है। सिविलियन पॉपुलेशन बहुत मरी है, 8-10 हज़ार के करीब हो गई संख्या मरने वालों की, अधिकतर जिसमें बच्चे हैं वो हैं। ये एक, और ये है कि मुझे लगता है कि और काफ़ी समय से, बल्कि ये भी अब आवाज़ें उठने लगी हैं यूरोप, अमेरिका में कि हमास को नहीं हटाया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, चाहे ये पूरे गाज़ा को ही बर्बाद कर दें। उनके कुछ कमांडरों को मार देंगे, उनके लीडरशिप को मार सकते हैं, मगर ये है कि वो दोबारा बन जाएँगे, जैसे पहले हुआ था, वो दोबारा खड़ी हो जाएगी। संस्था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पहले से भी ये लगातार चल रहा है। तो ये एक बड़ी मुश्किल है, इसलिए कि इज़राइल की इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा है। टूरिज़्म उनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, बंद हो गया। 2 लाख के करीब लोग वहाँ से चले गए हैं लोकल, और फिर उसके अलावा ये है कि उनका एक्सपोर्ट और दूसरी चीज़ों पे, हर चीज़ पे उनके सोसाइटी के ऊपर, हर चीज़ पे उनके इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वार का। एक गाज़ा में तो तबाही मची हुई है, उस फिर ये भी हो गया है कि अरब देशों में नेशनलिज़्म जाग गई है, वो अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बन गया है और ज़्यादा वहाँ पे। ये कुछ चीज़ें थी जिनके कारण ऐसा चल रहा था। फिर ये भी है कि इसके साथ-साथ एक चीज़ और एक्सपोज़ हो गई, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात अमेरिका करता था, जिसको कि उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया था। वो एक बड़ी कैज़ुअल्टी होती हुई नज़र आती है। उसका भी लगता है कि अंत होता नज़र आ रहा है।
इसी कि अमेरिका उस रूल बेस ऑर्डर पे विश्वास ही नहीं करता। वो जिस तरीके से ये जेनोसाइडल वॉर जिसको लोग बहुत से कहते हैं, वो जो चल रही है, उसको वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका को बहुत से देशों का मानना ये है, के अलावा ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए कि उसके एडवाइजर भी वहाँ पे हैं, पैसा भी वो दे रहा है, वेपन की भी लगातार सप्लाई, एम्यूनिशन की भी सप्लाई जारी करे हुए है रशिया। इसलिए उसको लोग कहते हैं कि और वहाँ पे सीज़ फायर भी नहीं होने दे रहा है। पॉजेज़ की बात करती है, यानी थोड़े-थोड़े समय के लिए रोको, ताकि थोड़ी बहुत राहत वहाँ पे लोगों को राहत सामग्री मिलती रहे। इस वजह से भी अमेरिका की छवि पे बहुत असर पड़ रहा है। यही नहीं बल्कि पूरे हम देख रहे हैं कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, अरब देश और दूसरे तमाम देशों पे उसको लेके काफ़ी चर्चा है। और पब्लिक ओपिनियन भी स्वयं अमेरिका के अंदर लाखों लोग सड़कों के ऊपर जुलूस में निकल आते हैं। इनके अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं, पीस हो सीज़ फायर होना चाहिए। इंग्लैंड में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, मिलियन मार्च हो गई हुई, और उसके अलावा आए दिन तमाम लैटिन अमेरिका के कुछ देशों ने इज़राइल से अपने-अपने एम्बेसडर बुला लिए, साउथ अफ्रीका ने भी यही किया है और बहुत से देश। तो ये एक अमेरिकन छवि को बहुत बड़ा असर उसकी वजह से पड़ रहा है। और जैसे-जैसे वार बढ़ रही है, जैसे-जैसे बच्चे मर रहे हैं, जैसे लोग देख रहे हैं, पब्लिक भी उनके इसके खिलाफ होती चली जा रही है। और मगर समस्या ये है अमेरिका में कि अ, अमेरिका में जो सबसे पावरफुल ग्रुप है रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में, वो है नियोकॉन। ये नियोकॉन जो ग्रुप्स हैं, ये बहुत हॉक्स हैं बहुत। इनका मानना ये है कि डिप्लोमेसी से मसलों का, बहुत सी मसलों का, इन सब मसलों का हल नहीं हो सकता। वार ही एक वो है। इन्हीं लोगों ने अफ़गानिस्तान और इराक, ख़ासतौर से इराक के बारे में ये काफ़ी ग्रुप सक्रिय था। अब उसके बाद ये बिलीव करते हैं कि रिजीम चेंज, ईरान के अंदर भी रिजीम चेंज होनी चाहिए, और ये जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, शिया मिलिशिया जो हैं, जो उसके खिलाफ हैं, या हमास जो है, उसके खिलाफ है। इन लोगों को जितने भी हैं, इनको भी अ, न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए। और ये काम केवल इज़राइल ही कर सकता है। अमेरिका स्वयं अब किसी भी वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता, बल्कि अगर इन्वॉल्व होगा भी तो एयर पावर अपनी इस्तेमाल करके। इसीलिए वो अपने युद्धपोत, यानी जंगी बेड़े वहाँ पे ले आए कि अगर लेबनान या दूसरे कोई बोलेंगे तो उनको अ, वो एंगेज कर सकें, लड़ सकें उनके साथ। मिसाइल्स हैं उनके पास, और फाइटर बॉम्बर्स हैं वहाँ पे, और न्यूक्लियर वो बॉम्ब, उन्हीं ने वो बॉम्बर प्लेन्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं उस पूरे क्षेत्र में, पर्शियन गल्फ के और ईस्ट मेडिटेरेनियन में, जो गाज़ा के पास है, जो कि न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकते हैं। बड़े फास्ट एंड मोर सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स की ज़रूरत है वहाँ पे। तो इस तरह से अमेरिका का भी अ, वो ये कहते हैं कि रिजीम चेंज ईरान में अगर नहीं होगा तो ये इस तरह के ग्रुप पनपते रहेंगे जो अमेरिका के खिलाफ हैं। इन ग्रुप से लड़ना बड़ा मुश्किल काम। इज़राइल ने हमास का, इससे पहले कि वो इज़राइल का जो प्लान था एनेक्सेशन का वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का कुछ कर पाते, हमास ने एक नया शोषा छेड़ दिया वहाँ घुस के, जो 1200 लोगों को मारा, जिसकी कि सभी ने निंदा की। उसमें भी बहुत से मरने वालों में बहुत औरत और बच्चे थे, और 250 लोगों को बंदी भी बनाया, जिसमें भी बच्चे भी काफ़ी नज़र आते हैं, औरतें भी बहुत से थीं। उसका तो ख़ैर सभी ने खंडन किया। लेकिन ये है कि उसने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया, उसकी वजह से हुआ ये कि अरब को लगा कि अब इज़राइल को हराया जा सकता है। जो अरबों में पहले फीलिंग आ गई थी हेल्पलेसनेस की, कि वो जीत नहीं सकते इज़राइल से, इसलिए इज़राइल से बात करनी चाहिए और इज़राइल को से डील करना चाहिए, वो अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब्राहम अकॉर्ड एक कैज़ुअल्टी हो गई, और इज़राइल के साथ जो बातचीत सऊदी अरेबिया कर रही थी, वो भी होल्ड पे आ गई। बल्कि यही नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो ख़ैर पहले भी कह दिया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन होगा, होना चाहिए, जो कि ओस्लो अकॉर्ड में आज से 30 साल पहले तय हुआ था। हालाँकि इज़राइल ने उस ओस्लो अकॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो इन सब चीज़ों के कारण ये सब जो चल रहा है, एक के बाद एक चेन बनती चली जा रही है,
और लगातार अमेरिकन इन्फ्लुएंस में डिक्लाइन हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि ब्रिक्स एक बहुत बड़ा फ़ोर्स बनता चला जा रहा है। ब्रिक्स में जो ये समूह जो है इसमें थे तो पहले 6 लोग, अब उसमें 6 और लोगों ने जॉइन कर लिया, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत से देश हैं, 4 और देश हैं। ये सभी काफ़ी विकसित और काफ़ी पैसे वाले हैं, इनमें तेल के भी भंडार इनमें पाए जाते हैं। और ये देश जो है इन्हीं ने तय किया है कि ये डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे। ये भी एक डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है। और चाइना से जो सऊदी अरेबिया ने ट्रेड किया है वो यूएई युआन और सऊदी करेंसी रियाल में हो गया है। यूएई ने इंडिया के साथ एक ट्रेड पैक्ट किया है जिसमें वो इंडियन रुपी और यूएई की करेंसी में ट्रेड होगा। तो इस तरीके से अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ सभी का मानना ये है कि डॉलर के ऊपर असर पड़ेगा। पावरफुल इंटरनेशनल करेंसी चैलेंज हो रही है। और अगर इतने सारे देश और बहुत से देशों ने भी अपने लोकल करेंसीज में या दूसरे ब्रिक्स अपनी एक अलग करेंसी बनाने की बात कर रही है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने किया, इस तरह की जो चीज़ आवाज़ें उठ रही, उससे और ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अब ये देखना ये है कि एक तरफ तो डेट उनका जो लोन लिया है उन्हीं ने वो बढ़ता चला जा रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, और दूसरी तरफ ये है कि उनकी अगर इस तरीके से होता है तो उनकी इकोनॉमी और क्राइसिस में आएगी, फिर उन्हें और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका वैसे ही बना है तकरीबन 750 बिलियन डॉलर से भी है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 100 के करीब उनके बेसेस हैं पूरी दुनिया में फैले हुए। तो ये सारी चीज़ें वो कम नहीं कर रहे हैं। और हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ी एम्पायर का ज़वाल हुआ है, उसका डाउनफॉल हुआ है, उसका मेन कॉज़ ये होता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका सैन्य का जो खर्चा होता है, सेना का खर्चा बहुत बढ़ जाता है, जिसको वो मेंटेन नहीं कर पाते। उसको मेंटेन तो करते हैं लेकिन कट नहीं करते, सोचते रहते हैं कि किसी सूरत से हम मैनेज कर लेंगे जंग के माध्यम से। अमेरिका की पॉलिसी जो है नियोकॉन्स की वो ये है कि 21st सेंचुरी जो है ये अमेरिकन सेंचुरी है और इस सेंचुरी में वो किसी दूसरी पावर को इमर्ज नहीं करने देंगे। इसीलिए वो एक तरफ रशिया, चाइना, फिर उसके बाद अब गाज़ा में भी जंग लड़ रहे हैं और तमाम दूसरे बहुत से ईरान के ऊपर और बहुत से इससे पहले जो देश थे ईरान समेत वेनेजुएला, ईरान, क्यूबा और बहुत नॉर्थ कोरिया, इन सब पे तो पहले ही से सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस इसलिए लगाए जाते हैं रिजीम को कमज़ोर कर दो ताकि वहाँ पे जनता उनके खिलाफ हो जाए और रिजीम चेंज यहाँ पे हुकूमत बदल जाए और ऐसी उस हुकूमत को बदल के प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ पे बनाने की नियत होती है। ये कंटेनमेंट और रिजीम चेंज की पॉलिसी, पहले कंटेन करो फिर रिजीम चेंज करो। इराक में तो इन्हीं ने और अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज तो किया लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाए। अब वो चाहे सोच रहे हैं कि इराक में जो शिया मलेशिया है उनको हम अगर इज़राइल की मदद से हटा देंगे, तो इराक में दोबारा से उनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसी की इस पूरी स्ट्रेटजी जो है अमेरिका की, उसके अंदर तेल के ऊपर उनका बड़ा प्रभाव होना ज़रूरी है। इस पूरी स्ट्रेटजी में पूरे जो उनके ताना-बाना फैलाया है, उनका मानना ये है कि तेल के ऊपर जो है अमेरिका का ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, यानी तेल की कारोबार पे भी कितना निकलेगा, उसके प्राइस कंट्रोल पे भी अमेरिका का ना कि कंट्रीज़ का जो कि जहाँ पे ये तेल पैदा होता है, जहाँ से निकाला जाता है। और तेल पे वो चाहते हैं कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों पे उनका इनका अमेरिकन्स का जो प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा है और मैं देख रहा हूँ कि लगातार फ़ेल होते जा रहे हैं। वियतनाम में भी ये फ़ेल हुए, इंडो चाइना में भी कुछ नहीं कर पाए, इतनी कारपेट बॉम्बिंग, इतने लोग मरे। उस इंडो चाइना में वियतनाम समेत फिर उसके अलावा अफ़गानिस्तान में भी मिलियन के करीब, इराक में भी मिलियन। अब हम देख रहे हैं कि जो रशिया की वॉर है यूक्रेन में, वहाँ भी इतने लोग मर गए। और और ये जो है अब एक नया सिलसिला, ईरान की रिजीम चेंज होगी तो उसमें आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। इससे कि ईरान काफ़ी विकसित देश है।
और उसने सैंक्शन के होते हुए बहुत तरक्की की है। उसने जो इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया, डिफेंस सेक्टर हो या न्यूक्लियर फील्ड हो या स्पेस प्रोग्राम हो उनका, और उन्हीं ने सेल्फ रिलायंस उनकी पॉलिसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उन्हीं ने बहुत हाई स्टैंडर्ड का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और अगर वहाँ पे उसके खिलाफ युद्ध होती है तो ईरान की क्षमता ज़रूर है कि वो ऑयल सप्लाईज़ को डिसरप्ट कर सकता है और काफ़ी नुकसान अमेरिकन से या दूसरे को भी इज़राइल को भी पहुँचा सकता है। और उससे मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी पॉलिसी है जंग के माध्यम से अपनी अ, जो उनका अपने वर्चस्व को दोबारा से बनाना, वो संभव नहीं नज़र आता। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। हम फिर हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड से। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको आगे भी लोगों के पास भेजिए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद।